बूम। हेलो गेट्स एंड फ्लायर्स, गॉड ऑफ ईयर 13.8 बिलियन साल पहले हुआ एक ऐसा धमाका जहां से दो चीजें बाहर आई, ब्रह्मांड एंड वेट व्हाट क्लॉक्स, ना आई मीन टाइम का जन्म हुआ। पर यह धमाका असल में सिर्फ धमाका नहीं बल्कि एक्सपेंशन था, स्पेस का एक्सपेंशन, और इन दोनों को मिला के आया स्पेस टाइम, जिसकी शुरुआत हुई एक इन्फिनिटली हॉट और डेंस पॉइंट से, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो सिंगुलैरिटी से, जिसके विस्फोट होने के महज 0.000000001 मतलब 10⁻43 सेकंड्स के अंदर ही आया प्लैंक इपॉक। एक ऐसा फेज जिसमें आज दुनिया को चलाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस ब्रह्मांड में कदम रखने वाले थे, जहां ये चारों शेर अकेले नहीं बल्कि झुंड में आए। सो झुंड इज इक्वल टू टुगेदर एंड ऑल फोर्सेस टुगेदर इज इक्वल टू अ सुपर फोर्स, और साथ ही 10⁻32 डिग्री सेल्सियस इतनी एनर्जी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ अब तक, और इवेंट में नंबर आया द ग्रैंड यूनिफिकेशन इपॉक का, जिसमें 4 शेरों में से एक धोखेबाज निकला। आई मीन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ग्रेविटी अलग हो गई। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स जिस पर निर्भर है यूनिवर्स के सभी सेलेस्टियल बॉडीज का अस्तित्व, और इस बिछड़न ने ब्रह्मांड को अपनी सबसे पहली औलाद तो दी, पर इस औलाद ने भी आते ही ब्रह्मांड को अपनी औलाद दे दी। आई मीन द फर्स्ट एलिमेंट्री पार्टिकल का जन्म हुआ। यूनिवर्स में पार्टिकल्स के साथ मौजूद थी उन्हें एक्साइट करने वाली और बिग बैंग से निकली हुई एनर्जी। अब जहां पर एनर्जी होती है वहां पर और क्या होता है? हाँ, सिंपल एक्सपेंशन। पार्टिकल्स का रैपिड एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन शुरू हुआ। इतना रैपिड कि स्कॉडा रैपिड भी इसके सामने फेल हो जाए। आई मीन टू से लाइट की स्पीड भी इसके सामने फीकी पड़ जाए, और इस फेज को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी इपॉक। और अगर एक्सपेंशन रैपिड मतलब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन भी रैपिड, अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा उनका इंटरैक्शन ज्यादा इज इक्वल टू न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ज्यादा इज इक्वल टू न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन ज्यादा। एंड माइंड यू, अभी भी एटम्स नहीं बने हैं, ओके? अभी तो जस्ट यूनिवर्स के एक और एक बेटे वीक न्यूक्लियर फोर्स की पावर सामने आई है। इसके आते ही WNZ बोसॉन्स एंड हिग्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो आगे चल के एक एटम का न्यूट्रॉन बनने वाले थे। सो क्या लगता है अभी तक की राम कहानी सुनकर कितना वक्त गुजरा होगा? वेल, अभी तक बिग बैंग को होके 0.00001 सेकेंड ही हुआ है, मतलब अभी भी 1 सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है। और तीसरा और चौथा शेर भी हम आपके है कौन हो गए, जिससे यूनिवर्स को मिले उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब चारों फोर्सेस बिग बैंग होने के 1 सेकंड के अंदर ही यूनिवर्स में पैर रख चुके थे, और एक्सपेंशन की वजह से ये तपता यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और तपता से मेरा मतलब है 10 क्वाड्रिलियन डिग्रीज, व्हिच इज 10⁻15 डिग्रीज इसका टेम्परेचर था। एंड दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर जिसके बाद फॉर्म हुए क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स एटॉमिक पजल के वो पीसेस थे जो साथ मिलके बनाने वाले थे एक एटम। पर इस पजल के कुछ पीसेस अभी भी लापता थे। वो हमें मिले 10⁻⁻⁻6 to 1 सेकंड्स के बीच में, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म हुए, और उनके फॉर्मेशन के साथ ही पूरा हुआ एटम का पजल। अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड आफ्टर 3 मिनट्स फॉर्म हुआ फर्स्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, और इसी न्यूक्लियस फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब न्यूक्लियस तो बन गए। इस इंसिडेंट के बाद काफी समय तक आगे कुछ नहीं हुआ। स्पेस में चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा था, और जैसे जैसे टाइम जा रहा था यूनिवर्स और ठंडा होते जा रहा था। फाइनली जब टेम्परेचर 2726 डिग्रीज तक ड्रॉप हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिला न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल होने का, और यूनिवर्स में अब हर जगह पर फॉर्म होने लगे हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स। यूनिवर्स के अटेंडेंस रजिस्टर में सारे पार्टिकल्स और फोर्सेस प्रेजेंट थे। सो बताओ, ग्रेविटी प्लस पार्टिकल्स इज इक्वल टू व्हाट? यस, डेंस क्लाउड्स ऑफ गैसेस। हेंस यहां से शुरू हुआ द गैलेक्टिक इपॉक। ग्रेविटी के चलते वो इतने डेंस हुए कि क्लाउड्स बेबी गैलेक्सी, या साइंस की भाषा में गैलेक्टिक सीडलिंग बन गए। लेकिन एज वी ऑल नो, ग्रेविटी का खेल एक बार शुरू हुआ तो वो कभी नहीं रुकेगा, और उस ना रुकती रेस में साथ आए हाइड्रोजन एटम्स और उनके कंप्रेशन से फॉर्म हुए स्टार्स। ये सिलसिला चलता रहा अगले कई मिलियन सालों तक। स्टार्स पे स्टार्स बनते गए, और वो अपनी हीट एंड प्रेशर से बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाते गए। नो वंडर इस इपॉक का नाम द स्टेलर इपॉक था। बढ़ते एलिमेंट्स की ग्रेविटी पुल से फॉर्म होने लगे बड़े बड़े पत्थर, और आगे जाके यही पत्थर बने प्लैनेट्स, और उसके साथ साथ प्लैनेट्स के मून। अपने 9 प्लैनेट्स तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही फॉर्म हुए, लेकिन उनके डे और नाइट की ड्यूरेशन डिफर करने लगी। क्यों पता है? वेल, बिकॉज ऑफ रोटेशनल स्पीड। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना छोटा दिन, और जितनी कम स्पीड उतना बड़ा दिन। प्लैनेट्स की स्पीड डिपेंड करती है उसके एंगुलर मोमेंटम पर। एंड एंगुलर फोर्स इज नथिंग बट मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m into v into r। अब ऐसे में प्लैनेट्स जो पहले डिस्क के शेप में थे, वो घूमते घूमते बन गए स्फेरिकल बॉल। जैसे कम हुआ उनका रेडियस, लेकिन मास अभी भी सेम ही था। और जब मास सेम है तो मोमेंटम किसी को तो कम करना ही था, एंड उसे कम करने में मदद की वेलोसिटी ने। यानी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, मास कम तो रोटेशन स्लो, एंड मास ज्यादा तो वाइस वर्सा।
इनफैक्ट इसीलिए तो मर्क्यूरी का एक दिन होता है 1408 आवर्स लॉन्ग, वीनस का होता है 5832 आवर्स लॉन्ग, अर्थ और मार्स का 24 और 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली, और जुपिटर का होता है 10 आवर्स लॉन्ग। उसके आगे के जो गैस जायंट्स है जैसे सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, उनका भी कम ही है, जैसे 11, 17 एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के साथ ही फॉर्म हुआ अर्थ का मून, वेयर 1 ईयर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 27 डेज ऑफ मून, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मून काफी स्लो घूमता है, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एज अदर्स, लेस मास। खैर अब फिर से जरा अर्थ पर नजर डालते हैं, बिकॉज अर्थ पर अलग अलग टाइम जोन्स हैं, जिसका आइडिया दिया था कैनेडियन साइंटिस्ट सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने, ताकि अर्थ के अलग अलग जगह हो रहे टाइम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। उनका कहना था अर्थ एवरी 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 15, यानी हर एक टाइम जोन 15 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड दूर रहेगा। इंटरेस्टिंग राइट? बट वेट, अर्थ तो स्फेरिकल है, तो इन 15 डिग्रीज की दूरी पर प्लेस्ड 24 लॉन्जिट्यूड्स में से कौन से लॉन्जिट्यूड को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहें? यही तो दुविधा थी, जिसके लिए ऐड की गई एक सुविधा, बनाया गया प्राइम मेरिडियन, जिसे कहा गया द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। सो अगर प्राइम मेरिडियन से राइट या ईस्ट की तरफ गए तो टाइम इंक्रीज होगा, और लेफ्ट या वेस्ट की तरफ गए तो टाइम डिक्रीज होगा। बट एनी गेसेस ये प्राइम मेरिडियन किस जगह के पास होता है? एग्जैक्टली अपने आप को सभी देशों का बाप समझने वाले इंग्लैंड के लंदन में स्थित ग्रीनविच से। इनफैक्ट इसी वजह से इसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम जोन। बट देन अगेन बाकी फील्ड्स की तरह ब्रिटिशर्स इसमें भी पहले नहीं रहे। GMT की जगह पे आ गया यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम यानी कि UTC, जिससे हुआ लोकल टाइम और वेदर फोरकास्ट का कंफ्यूजन दूर, और साथ ही ISS को मिला कंसिस्टेंट टाइम भी। लोकल टाइम मतलब हर एक सिटी का इंडिविजुअल टाइम, जिसके हिसाब से उनका दिन चलता है, एंड वो डिसाइड होता है आसमान में सूरज की पोजीशनिंग से। सोलर सिस्टम का ये सन बना कैसे? अब सन की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। सन इज इक्वल टू स्टार, तो नजर डालते हैं स्टार के फॉर्मेशन पर। वेल, उसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं, जहां दिखेगा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, एंड दिस अंधेरा इज कॉल्ड कॉस्मिक डार्क एज ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा एज जहां यूनिवर्स में थे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के घने बादल। ऐसा एज जहां लाइट सोर्सेस बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि स्टार्स तो बने ही नहीं थे। और इसकी शुरुआत हुई थी बिग बैंग के 4 लाख साल बाद, और इसका अंत हुआ 100 मिलियन ईयर्स बाद। और कब तक ये अंधेरा चलता? इसी अंधेरे को उम्मीद की किरण रोशनी दी सितारों ने, जिसका निर्माण हुआ ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से। कैसे? वेल, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रैम्पोलिन लिया, उसमें एक भारी वजन डाला। अब इसमें कोई भी चीजें डाली तो वो किधर जमा होगा? ऑब्वियसली सेंटर में। बस ऐसा ही कुछ हुआ अपने स्पेस में भी। स्टार्स का केस भी बिल्कुल सेम था, सिर्फ ट्रैम्पोलिन की जगह पर स्पेस टाइम ग्राफ कर्वेचर का गेम था, और बाकी चीजों की जगह पे थे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। तब तक गैसेस जमा होती गई जब तक एक बड़ा साइज फॉर्म नहीं हो गया। अब साइज बड़ा तो ग्रेविटी ज्यादा, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा पुल, यानी उतना ज्यादा प्रेशर यानी कि टेम्परेचर ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड गेस व्हाट, हमारे सन में क्या होता है? यस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, और बन गया सितारा। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स फॉर्म होते गए, उनका एक्सप्लोजन होते गया, और सुपरनोवा के शॉक वेव से यानी कि सोलर विंड से कोलैप्स हुए डस्ट क्लाउड्स फॉर्म हुए, जिससे फॉर्म हुए सोलर नेब्यूले, अ स्पिनिंग स्वर्लिंग डिस्क ऑफ मटेरियल। और इस नेब्यूला ने जन्म दिया सन को। इस सितारे को बाय द वे हमारे गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर मारने के लिए लगता है गैलेक्टिक ईयर, जो है 225 से 250 मिलियन ईयर्स। ऐसे ही स्टार्स पे स्टार्स बढ़ते गए और गैसेस के बादल दूर हटते गए, जिससे स्पेस को मिली लाइट। लेकिन अगर कोई चीज जन्म ले रही है तो उसका मृत्यु भी बिल्कुल अटल है, करेक्ट? और स्टार का मृत्यु मतलब स्टार का एक्सप्लोजन, व्हिच इज नथिंग बट सुपरनोवा इन द केस ऑफ बिग स्टार्स। और यही सुपरनोवा से फॉर्म हुआ एक होल, जो दिखने में तो छोटा था लेकिन उसकी करतूतें बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर होल बन गए ब्लैक होल। ब्लैक होल के अराउंड टाइम स्लो हो जाता है, और भले ही ब्लैक होल्स टाइम स्लो करता हो, लेकिन आज के लिए हमारे वीडियो का टाइम खत्म हो गया है। 10 मिनट के अंदर हमें जो फिनिश करना था। चेक आउट ऑन मोर इन 10 मिनट्स वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। गेट सप्लाई साइनिंग ऑफ। जय हिंद।